दोस्तों जय श्री राम। आप सभी भाइयों एवं बहनों को आज हम एक बेजुबान जानवर ने कैसे जोड़ा दो परिवारों को कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे स्किप करके न सुने, बहुत ही आनंदित कहानी है। सोसाइटी में होली मिलन का कार्यक्रम चल ही रहा था। 20 साल रेवती अपनी मम्मी, पापा और भाई के साथ कार्यक्रम में थी। लोग एक दूसरे को गुजिया खिलाते और गले मिलते थे। रेवती की नजर सामने से आते हुए तनेजा परिवार पर पड़ी। तनेजा उनके पड़ोसी भी हैं, पर जब से रेवती ने होश संभाला तब से दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव ही पाया गया है। पता नहीं क्यों एक तनाव और खामोशी सी छाई रहती है दोनों परिवारों के बीच। यही सब सोचकर उसका मन भी कसैला हो गया है। शायद तनेजा परिवार के मन में यही चल रहा होगा, तभी तो उन लोगों ने सिन्हा अंकल को तो गुजिया खिलाई और गले भी मिले, पर रेवती और उसके मम्मी पापा को अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गए। आज से पहले रेवती ने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, पर आज जब अचानक से तनेजा अंकल और आंटी और उनका 24 साल का बेटा शेखर ठीक सामने आकर भी नहीं बोले तो उसके मन को जरूर बुरा लगा। अच्छा मम्मी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? रेवती उदास लहजे में बोली। हाँ हाँ पूछ, मम्मी ने कहा। ये जो पड़ोस वाले तनेजा अंकल है ना, हम लोगों से क्यों नहीं बोलते हैं? मम्मी थोड़ी देर तक तो चुप रही, फिर मम्मी ने रेवती को का जवाब देना शुरू किया। बेटी, तेरे पापा को डॉगी बहुत अच्छे लगते हैं। जब तू छोटी थी तब वो एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड का डॉगी लेकर आए थे। उसके बाल भूरे और काले से थे, कुछ धूप छांव लिए हुए, इसलिए कभी वह भूरा लगता तो कभी काला लगता था। उसकी चमकीली आंखों में हम लोगों के लिए हमेशा प्यार झलकता था। सोसाइटी के पार्क में वह तेरे पापा के संग खूब खेलता था। हम सब उसे बूनो नाम से बुलाते थे। एक बार की बात है, जब तेरे पापा बूनो को मॉर्निंग वॉक पर ले जा रहे थे, तब मिस्टर तनेजा का छोटा भाई अपने घर से निकला। उसके हाथ में एक डंडा था। ब्रूनो ने समझा कि वे उसे मारने के लिए आ रहे हैं। आतंकित होकर वह उन पर भौंकने लगा। तेरे पापा के हाथ से जंजीर में होने के बावजूद वह उन पर झपटने लगा। जर्मन शेफर्ड देखने में थोड़े तेज तर्रार लगते ही हैं, इसलिए वे भी ब्रूनो के भौंकने से डर गए और बिना आगे पीछे देखे ही रोड पार भाग लिए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पीछे से आती एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। बस तब से तनेजा परिवार उनकी मौत के लिए हमें ही जिम्मेदार मानता है और हम लोगों से संबंध नहीं रखता। अक्सर ही वो लोग गाड़ी की पार्किंग या म्यूजिक से होने वाली आवाज के लिए हमसे लड़ते ही रहते हैं। हालांकि तेरे पापा ने तब से ब्रूनो को अपने एक दोस्त को सौंप दिया और इस घर में उसे कभी लेकर नहीं आए। कहकर मम्मी चुप हो गई, पर रेवती अपने आप में डूब गई और सवाल करने लगी कि ये तो एकमात्र कुसंयोग था कि ब्रूनो के भौंकने से वे भागे और दुर्घटनाग्रस्त हो गए।
इसलिए दो पड़ोसियों में दुश्मनी पालना कहाँ उचित है। रेवती ने इन बातों पर सोच विचार करना छोड़ दिया और किचन में जाकर अपने लिए नूडल्स बनाने लगी। सर्दियों की धूप में एक दिन रेवती अपनी सहेली रिया के साथ सोसाइटी के पार्क में बैठी हुई थी। सूरज की किरणें उसके गोरे चेहरे की ओर भी सुनहरा बना रही थीं। आज के दिन कई दिन बाद ऐसी धूप खिली थी, इसलिए पार्क में काफी माघ हमी थी। एक छोटा सा डॉगी जो एक बुलडॉग था, रेवती के पैरों के पास आ खड़ा हुआ और अपनी छोटी सी जीभ निकालकर उसकी तरफ एकटक देखने लगा। रेवती को उसका अपनी तरफ टुकुर टुकुर देखना बहुत अच्छा लगा। उसने प्यार से डॉगी के बालों को सहला दिया। डॉगी तो जैसे इसी प्यार भरे स्पर्श का इंतजार ही कर रहा था। उसने झट से अपनी दोनों अगली टांगें पसार दी और वहीं घास पर बैठने की तैयारी करने लगा। इतने में उसे ढूंढते हुए एक लड़का आया। आवाज देते हुए आया। रेवती ने आवाज की दिशा में अपनी नजर दौड़ाई तो देखा कि ये तो उसके पड़ोसी मिस्टर तनेजा का बेटा शेखर था। शेखर पहले तो रेवती को देखकर ठिठक गया, पर अगले कुछ पलों में रेवती की तरफ एक फीकी सी मुस्कुराहट दे दी और बोला, इसी को ढूंढ रहा था, बहुत नौटी हो गया है। सर्दियों में नहाने से बहुत कतराता है, पर आज मैं इसे नहला ही दिया, बोल रहा था शेखर। बदले में रेवती को समझ नहीं आया कि वो आखिर कहे तो क्या कहे। इसका नाम क्या है? रिया ने पूछ ही लिया। सीजर। सीजर रखा है मैंने इसका नाम। अच्छा है ना? शेखर ने रेवती की तरफ देखते हुए कहा, पर उत्तर रिया ने दिया, डैम गुड। शेखर ने सीजर को पुकारा और उसके साथ धीरे धीरे दौड़ लगाने लगा। हाय कितना सुंदर है, रिया ने कहा। कौन, डॉगी या डॉगी वाला? रेवती ने चुस्की ली तो रिया ने कहा, मुझे तो दोनों पसंद आ गए, किसी के साथ भी अफेयर करवा दे। शरारती अंदाज में रिया कह रही थी। कितना अच्छा लड़का है, हैंडसम और मीठा बोलने वाला। उसकी आंखें भी बोलते समय उसकी जबान का साथ देती हैं। और रेवती को देखकर वो मुस्कुराया भी था। क्यों नहीं मुस्कुराए भाई, पड़ोसी ही तो है। और फिर हम दोनों हम उम्र भी हैं और युवा भी, पुरानी दुश्मनी से हमें क्या, मन ही मन सोचने लगा था रेवती। अगले दिन जब रेवती कॉलेज से लौट रही थी, तभी उसकी स्कूटी रास्ते में खराब हो गई। रेवती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आसपास देखा, कोई मैकेनिक भी नजर नहीं आया। वह स्कूटी को किनारे खड़ी कर अपने पापा को फोन लगाने जा रही थी कि वहां शेखर आ गया। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? स्कूटी खराब हो गई। कोई बात नहीं, देख लेता हूँ, कहकर शेखर ने स्कूटी को स्टार्ट कर दिया तो स्कूटी बड़ी आसानी से स्टार्ट हो गई। थैंक यू, रेवती ने कहा। इट्स ऑल राइट, शेखर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसके बाद वे दोनों सड़क के किनारे खड़े होकर बातें करने लगे, जिसमें शेखर ने अपने आप को डॉगीज का बहुत बड़ा प्रेमी बताया और रेवती को यह भी कहा कि 2 दिन बाद ही शहर में एक डॉग शो होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग अपने पेट्स लेकर आएंगे और जिसका डॉगी सबसे प्यारा और स्मार्ट होगा
उसे विजेता घोषित किया जाएगा। हालांकि रेवती को डॉग्स पसंद तो थे, पर इतने नहीं कि वो किसी डॉग शो को देखने जाए। पर शेखर की बातों में उसे ऐसा आमंत्रण महसूस हुआ कि रेवती के मन ही मन डॉग शो में जाने का विचार बना लिया। अपनी सहेली रिया को लेकर रेवती डॉग शो में पहुंची। यहाँ पहुंचकर उसका मन खुशियों से भर गया। कितनी अलग अलग जाति के अलग डॉगीज थे। यहाँ पर भूटिया, लेब्राडोर, साइबेरियन, हस्की और दुर्लभ प्रजाति के पूडल अपनी अदाएं दिखा रहे थे। डॉग से अधिक तो उनके मालिक इठला रहे थे और वे कभी अपने पालतू को निहारते तो कभी उनके पेट्स पर पड़ने वाली दूसरों की निगाहों को देखते, जैसे वो कहना चाह रहे हों कि अरे भाई, मेरा डॉग को नजर तो मत लगाओ। इतने में शेखर ने रेवती को देख लिया और हाथ से हेलो की वेव किया। सेजर तो आज एकदम तरोताजा और खूबसूरत लग रहा था। उसके बाल चमकीले लग रहे थे। शेखर रेवती के पास आया और दोनों बातें करने लगे। शेखर उसे डॉग्स से संबंधित तरह तरह की नई जानकारियां दिए जा रहा था। रेवती और शेखर को एक साथ समय बिताना काफी अच्छा लग रहा था और उन दोनों ने अपने घर में बरसों से पल रहे तनाव पर भी बातें की। अब तक दोनों के बीच मोबाइल नंबरों का लेन देन भी हो चुका था। शो के अंत में आयोजकों द्वारा जलपान की व्यवस्था थी। शेखर, रेवती और रिया जलपान करने लगे और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। शेखर और रेवती दोनों के बीच व्हाट्सएप और चैटिंग की शुरुआत भी हो गई थी और कहना गलत नहीं होगा कि दोनों के बीच प्रेम का अंकुर जन्म ले चुका था। एक दिन की बात है, जब शेखर अपने फ्लैट से निकल रहा था, सामने से रेवती आ रही थी और दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति प्रेम मुस्कुराहट थी। कहते हैं न कि इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते, पर इन दोनों के मामले में ऐसा ही हुआ। शेखर और रेवती को मुस्कुराते हुए रेवती के भाई ने देख लिया और उसे रेवती पर शक हो गया। उसने घर आकर चुपके से रेवती का मोबाइल चेक किया, जिसमें व्हाट्सएप पर ढेर सारे मैसेज और चैट थे। इतना ही नहीं, उसने कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन ली थी और यह बात उसने अपने मम्मी पापा को भी बता दी। चूंकि दोनों परिवारों में तनातनी थी, इसलिए रेवती और शेखर की दोस्ती किसी को रास नहीं आई। रेवती का मोबाइल छीन लिया गया और उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। रेवती का भाई ही उसे कॉलेज छोड़ने और लेने जाता था। पिछले कई दिनों से रेवती का कोई मैसेज भी नहीं आया और न ही फोन करने पर उठा नहीं तो शेखर परेशान हो उठा। उसने रेवती की बालकनी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। हालांकि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। एक बार रेवती बालकनी में निकली तो उसकी निगाहें शेखर से मिली। रेवती की सूनी आंखों को देखकर वह जान गया कि उसके प्रेम संबंधों का पता रेवती के घर वालों को लग गया है। इस मामले में शेखर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। दोनों परिवारों के संबंध इतने खराब थे कि शेखर उनके घर जाना ठीक नहीं समझता था। पता नहीं रेवती के माता पिता और भाई कैसा व्यवहार करें, पर प्रेम इन दोनों के दिल को तड़प बढ़ा रहा था और रेवती से बात करने का मन कर रहा था शेखर का।
रविवार का दिन था। शेखर ब्रूनो को लेकर सोसाइटी के पार्क में आया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने पार्क में रेवती को भी देखा, पर अगले ही पल वह गंभीर हो गया, क्योंकि शेखर जानता था कि कहीं न कहीं से रेवती पर नजर जरूर रखी जा रही है। इसलिए रेवती उसे देखकर मुस्कुराई भी नहीं और उसका फोन अब भी बंद आ रहा था। रेवती के सामने देखकर भी उससे बात नहीं कर पाना शेखर को और भी परेशान कर रहा था। फिर अचानक उसे संदेश लेन देन का बहुत पुराना पर कारगर तरीका याद आया और उसने फौरन ही सीजर को पास बुलाया और उसके गले में लटके पट्टे में एक क्लिप की सहायता से एक पर्ची फंसा दी। उस पर्ची पर लिखा था, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सीजर खेलते खेलते रेवती के पास पहुंचा और अपनी छोटी छोटी चमकीली आंखों से रेवती को निहारने लगा। रेवती ने थकी आंखों से सीजर को देखा और उसके सिर को सहलाया। तभी उसकी नजर उस पर्ची पर पड़ गई। रेवती ने धीरे से वह पर्ची निकाली और सरसरी निगाह से उसे पढ़ा और सबकी नजर बचाते हुए उसका जवाब लिखा कि मैं बात नहीं कर सकती, घर में सबको पता चल गया है। सीजर फिर से भागकर शेखर के पास वो पर्ची दे आया और कुछ दिनों तक बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सीजर उन दोनों के प्रेम की पातियां एक दूसरे तक पहुंचाने और लाने का काम करता रहा। सीजर के इस काम पर किसी को भी शक भी नहीं हुआ था। आखिर कब तक और रेवती और मैं इस तरह से बात करते रहेंगे? हम दोनों ही बालिग हैं और हमें अपने जीवन साथी चुनने का हक है, मन ही मन सोच रहा था शेखर। उस दिन रेवती अपनी मम्मी के साथ पार्क में आई हुई थी। शेखर के अंदर बहता हुआ जवान खून जोर मारने लगा और वो बिना कुछ सोचे समझे रेवती और उसकी मम्मी के पास पहुंच गया। सीजर भी उसके साथ था। नमस्ते आंटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शेखर को इस तरह से बोलते देखकर रेवती की मम्मी चौंक पड़ी थी। हाँ हाँ बोलो। दरअसल मैं और रेवती एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। समय आ गया है कि हम दोनों परिवार पुरानी कड़वाहट मिटा लें, क्योंकि जो भी हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी। ऐसी बातें शेखर के मुंह से सुनकर रेवती की मम्मी बेटी का मुंह ताकने लगी थी। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस रेवती का हाथ पकड़ा और घर चली आई। कुछ दिनों तक रेवती पार्क में भी नहीं आई और इस बीच शेखर का बैंक पीओ का रिजल्ट निकल आया था और इसने इम्तिहान पास कर लिया था। अब बैंक की अच्छी नौकरी के रास्ते उसके लिए खुल गए थे। रेवती के फ्लैट की घंटी बजी तो उसकी मम्मी ने दरवाजा खोला। सामने मिस्टर तनेजा अपना परिवार लिए हुए खड़े थे। अंदर आने को नहीं कहोगी? शेखर की मम्मी ने कहा। दोनों परिवार के लोग आमने सामने बैठ गए थे और बातचीत शेखर के पिताजी से शुरू हो गई थी। अभी तक हम दोनों पड़ोसी एक गलतफहमी के कारण आपसी तनाव में रहे, जिसका हमें कोई लाभ नहीं हुआ, पर अब समय आ गया है कि हम लोग दुश्मनी भुला दें। शेखर के पापा इतना कहकर चुप हुए तो उसकी मम्मी कहने लगी, दरअसल हम शेखर के लिए रेवती का हाथ मांगने आए हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शेखर की बैंक पीओ की नौकरी लग गई है। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है आपसे कि शेखर की मां ने हाथ जोड़ लिए और आगे का वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया, जबकि सीजर बारी बारी से सबका मुंह ताक रहा था।
रेवती के पापा ने रेवती की ओर देखा और फिर एक नजर उसकी माँ के चेहरे पर डाली और वे समझ गए कि वे सब क्या चाहते हैं। उन्होंने सीजर को पास बुलाया और उसके बालों में हाथ घुमाने लगे। बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि आपने इतना सुंदर डॉगी पाला हुआ है। मैं इसे प्यार भी करना चाहता था पर हिचकता था, पर जब आपके घर से रिश्ता जुड़ जाएगा तब मैं सीजर से खेल सकूंगा। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए आप लोग। सभी के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट थी। रेवती ने शर्मा कर एक नजरें झुका रखी थी। शेखर ने सीजर को गोद में उठा लिया और उसके कान में कहने लगा, वी लव यू सीजर। सीजर हम अपनी छोटी सी जीभ निकालकर शेखर और रेवती को बारी बारी देख रहा था। एक बेजुबान जानवर ने दो परिवारों के बीच तनाव को खत्म करके दो प्यार करने वालों को मिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी।